किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। किसानों के लिए नई फसल बीमा योजना, जलवायु परिवर्तन से बदल रही कृषि की दिशा और दशा, कृषि कार्यों में बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, सिक्किम को मिला जैविक कृषि राज्य का प्रमाण पत्र, लखनऊ में खुल रहा रोटी कपड़ा बैंक, सौर ऊर्जा से 6 माह तक ताजी बनी रहेंगी सब्जियां और हर जिले में होगी जैविक खेती, मिलेगा अनुदान। और अब समाचार विस्तार से। नई फसल बीमा योजना को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल गई है। इस योजना से किसानों पर प्रीमियम का भार कम पड़ेगा और साथ ही नुकसान के दावों का भी तेजी से निपटारा किया जा सकेगा। इसके तहत फसल का नुकसान होने पर किसानों को दावे की 25% राशि तुरंत मिल जाएगी। नई फसल बीमा योजना में सबसे अहम बात यह है कि इसमें किसानों को राशि का सिर्फ 2.5% हिस्सा देना होगा और फसल का नुकसान होने पर 25% राशि तुरंत मिल जाएगी। देश में लगातार 2 साल से सूखे की स्थिति के बीच केंद्र सरकार ने इस नई फसल बीमा योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत किसानों को अनाज एवं तिलहनी फसलों के बीमा संरक्षण के लिए अधिकतम 2% और औद्यानिक तथा कपास की फसलों के लिए अधिकतम 5% का प्रीमियम देना होगा। आगामी जून माह से लागू होने वाली इस योजना को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नाम दिया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सेक्टर में आगे चल रही महिलाएं अब खेती किसानी में भी आगे आ गई हैं। यह तथ्य लखनऊ में आयोजित महिला किसान संवाद सम्मेलन में प्रस्तुत एक सर्वे रिपोर्ट से उभरकर सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में यूपी में किसानों में कुल 67% महिलाएं हैं और इसकी मुख्य वजह जलवायु परिवर्तन है। सम्मेलन में किसानों के सवालों के जवाब देने के लिए बनाए गए एक्सपर्ट पैनल में शामिल सदस्यों ने खेती किसानी में बढ़ती महिलाओं की संख्या की वजह जलवायु परिवर्तन बताया है। उन्होंने कहा कि मौसम में बदलाव से खेती प्रभावित हो रही है। कृषि में महिलाओं का योगदान काफी अहम है। कृषि क्षेत्र में कुल श्रम की 60 से 80% तक हिस्सेदारी महिलाओं की होती है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के एक अध्ययन से पता चला है कि हिमालय क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष एक पुरुष औसतन 1212 घंटे और एक महिला औसतन 3485 घंटे कार्य करती है। इस आंकड़े के माध्यम से ही कृषि में महिलाओं के अहम योगदान को आंका जा सकता है। महिलाओं की कृषि में यह सहभागिता क्षेत्र विशेष की खेती पर निर्भर करती है, फिर भी उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। कृषि कार्यों के साथ ही महिलाएं मछली पालन, कृषि वानिकी और पशुपालन में भी योगदान दे रही हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के DRWA की ओर से 9 राज्यों में किए गए एक शोध से पता चला है कि पशुपालन में महिलाएं 58% और मछली उत्पादन में 95% भागीदारी निभाती हैं। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी हिमाचल प्रदेश में है। महिलाओं को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए यदि उन्हें उचित मौके दिए जाएं और जरूरी तकनीक उपलब्ध कराई जाए तो उनकी हिस्सेदारी को और अधिक लाभ के रूप में परिणित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सिक्किम को पहला जैविक खेती वाला राज्य घोषित किया है। इस अवसर पर उन्होंने सिक्किम के मुख्यमंत्री को अधिकतम जैविक खेती कराने का जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया। उन्होंने यहां टिकाऊ खेती और कृषक कल्याण पर राष्ट्रीय चिंतन बैठक को संबोधित करते हुए कहा, सिक्किम ने एक ऐतिहासिक रास्ता निकाला है और पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि प्रकृति पर ध्यान देने और उसकी हिफाजत करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक स्वयंसेवी संगठन द्वारा रोटी कपड़ा बैंक की स्थापना की जा रही है, जिसमें लोग रोटी, सब्जी और कपड़े दान करेंगे, जिसे जरूरतमंदों को वितरित किया जाएगा। संस्था के संस्थापक ने बताया कि इस बैंक की शुरुआत दुनिया में सबसे पहले बुंदेलखंड में बुंदेली समाज ने किया है। उसी को आगे बढ़ाते हुए अब यह लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में भी शुरू किया जा रहा है। इस रोटी बैंक के डिब्बे में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक कोई भी व्यक्ति रोटी रख सकता है। लोग कच्चा माल जैसे आटा भी दान कर सकते हैं। अगर कोई भूखा किसी व्यक्ति को मिलता है तो लोग उसे पैसे न देकर रोटी बैंक भेज सकते हैं। दुनिया का पहला रोटी बैंक उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में शुरू हुआ था। उन्होंने बताया कि लोगों के दान पर ही आधारित कपड़ा बैंक भी खोला जाएगा। इस बैंक में गरीबों के लिए लोग कपड़ा दान कर सकते हैं। लोगों को रोटी और कपड़ा मिले, इसलिए यह पहल हो रही है। पुराने कपड़ों को जमा करके जरूरतों तक पहुंचाया जाएगा। संस्था पुराने कपड़ों से समिति झोले भी तैयार करेगी। उनका समय समय पर वितरण किया जाएगा, जो पॉलीथीन की जगह इस्तेमाल किए जा सकेंगे। पालक, धनिया, सोया, मेथी, सेम आदि वे हरी सब्जी जिनका इस्तेमाल आप कुछ दिनों के बाद करना चाहते हैं तो अब आप उसे सुरक्षित रख सकते हैं। IIT के मेटल साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग ने सोलर ड्रायर मशीन तैयार की है, जिसमें 6 महीने तक सब्जी को उसी तरह हरी भरी बनाकर रखा जा सकता है जैसे कि वह ताजी हो। सौर ऊर्जा से चलने वाली इस मशीन को साल भर की मेहनत के बाद विकसित किया गया है। सब्जियों को संरक्षित करने वाली यह अपनी तरह की पहली मशीन है।
यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर आधारित है। मशीन का परीक्षण अंतिम चरण में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च के साथ मिलकर अब इस शोध को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सोलर ड्रायर में सब्जियों के मिजाज के अनुसार तापमान सेट किया जाता है। किसी मिजाज की सब्जी पर बिल्कुल सही तापमान होना चाहिए। इस पर वेजिटेबल रिसर्च से चर्चा करने के बाद सोलर ड्रायर पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। आईआईटी के मेटल साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के एक प्रोफेसर ने बताया कि सोलर ड्रायर बनकर तैयार हो चुका है। इसमें सब्जियां रखने के लिए 7 ट्रे हैं। प्रत्येक ट्रे में काटकर करीब 1 किलोग्राम सब्जी रखी जा सकती है। इसमें रखी सब्जियां निकालने पर सूखी आपके सामने आएंगी, लेकिन पानी में डालने पर फिर से हरी हो जाएंगी। सर्दी के दिनों में भी सोलर ड्रायर उसी तरह काम करेगा जैसे गर्मी के दिनों में करता है। इसमें लगे सोलर पैनल को 45 डिग्री तक मोड़ा जा सकता है। इस तरह सर्दी में निकलने वाली कम धूप में भी यह बेहतरीन काम करेगा, जबकि गर्मी के दिनों के लिए इसमें 27 से 30 डिग्री पर सेट किए जाने की सहूलियत भी है। जरूरत पड़ने पर इसे और कम ज्यादा किए जाने की दिशा में अभी और काम चल रहा है। और आइए अब नजर डालते हैं कृषि उत्पादों के मंडी भाव पर। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में गेहूं का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। गोरखपुर में 1550 रुपए, मेरठ में 1680 रुपए, उन्नाव में 1600 रुपए और लखनऊ में 1670 रुपए। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में चावल का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। गोरखपुर में 2020 रुपए, मेरठ में 2550 रुपए, उन्नाव में 2165 रुपए और लखनऊ में 2100 रुपए। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आलू का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। गोरखपुर में 500 रुपए, मेरठ में 390 रुपए, उन्नाव में 475 रुपए और लखनऊ में 475 रुपए। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में प्याज का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। गोरखपुर में 800 रुपए, मेरठ में 740 रुपए, उन्नाव में 1325 रुपए और लखनऊ में 1260 रुपए। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में बैंगन का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। गोरखपुर में 500 रुपए, मेरठ में 380 रुपए, उन्नाव में 625 रुपए और लखनऊ में 700 रुपए प्रति क्विंटल। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में हरी मिर्च का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। गोरखपुर में 800 रुपए, मेरठ में 1000 रुपए, उन्नाव में 1400 रुपए और लखनऊ में 2200 रुपए। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में टमाटर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। गोरखपुर में 500 रुपए, मेरठ में 890 रुपए, उन्नाव में 1630 रुपए और लखनऊ में 1200 रुपए। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में अदरक का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। गोरखपुर में 1200 रुपए, मेरठ में 3920 रुपए, उन्नाव में 3775 रुपए और लखनऊ में 3400 रुपए। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में लहसुन का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। गोरखपुर में 2100 रुपए, मेरठ में 5800 रुपए, उन्नाव में 6600 रुपए और लखनऊ में 9000 रुपए। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में हरी मटर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। गोरखपुर में 700 रुपए, मेरठ में 1850 रुपए, उन्नाव में 1400 रुपए और लखनऊ में 1800 रुपए। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में सेब का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। गोरखपुर में 2800 रुपए, मेरठ में 4650 रुपए, उन्नाव में 5300 रुपए और लखनऊ में 5900 रुपए। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में पपीता का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। गोरखपुर में 1000 रुपए, मेरठ में 700 रुपए, उन्नाव में 1400 रुपए और लखनऊ में 1250 रुपए। तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों,
आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जन्म लिया है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे ज्यादा ठंड हो, ज्यादा बरसात हो या हो ज्यादा गर्मी। और फिलहाल तो ज्यादा ठंड पड़ रही है और ऐसे ठंड में पशुओं को और उनके बच्चों की देखभाल कैसे की जाए जिससे उनको किसी भी तरीके का हानि ना हो, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं डॉक्टर R.K. सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ पशुपालन, कृषि विज्ञान केंद्र लखनऊ। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। डॉक्टर साहब, मौसम में अचानक बदलाव आ गया है, ठंड एकदम से बढ़ गई। ठंड धीरे धीरे चल रही थी लेकिन अब एकदम से ठंड बढ़ गई, तो ऐसे में नवजात जो बच्चे हैं, बछड़ा है, बछिया है, इनकी देखभाल कैसे करें? पशुपालक भाइयों, अधिकांशतः यह देखा गया है कि जो पशु के नवजात उत्पन्न होते हैं, चाहे वो बछड़ा, बछिया हो या पड़वा, पड़िया हो, उनमें 0 से लगा करके या 1 से लगा करके 3 महीने तक मृत्यु दर बहुत ज्यादा होता है। तो शुरू के 3 महीने तक, जन्म से 3 महीने तक उनकी देखभाल की अति आवश्यकता होती है, जिससे कि अगर पशुओं के बच्चे अगर बच गए तो उनका एक आर्थिक रूप से उनको सहयोग प्राप्त हो जाता है और नई ऑफस्प्रिंग हमारी पैदा होकर बच जाती है, जिससे कि किसानों को आर्थिक लाभ मिल जाता है। मुख्य रूप से ये देखा गया है कि जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के पूर्व से ही उसकी देखभाल की आवश्यकता होती है। गर्भकाल से ही पशु, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, उसकी माँ को यह ध्यान देना चाहिए कि जो आखिरी के 3 महीने हैं उसमें उनको संतुलित आहार दिया जाए, जिनमें कि संतुलित आहार के साथ साथ खनिज मिश्रण का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में दिया जाए। मतलब बच्चों की देखभाल के लिए बच्चों की देखभाल से पूर्व यह आवश्यक है कि बच्चा हमारा स्वस्थ पैदा हो, उसके बाद उसकी देखभाल हो। जब बच्चा स्वस्थ होगा तभी उसकी देखभाल ठीक से हो पाएगी। इसके पहले अगर बच्चे की, जब भैंस की जब लास्ट की जो 3 महीने हैं उसमें उनको एक अंतःजीवी कीट निवारण दवा दे देनी चाहिए। मुख्यतः ये देखा गया है कि जो नए बच्चे या नवजात बच्चे हैं उनकी जो मृत्यु होती है उनका मुख्य कारण उनके अंतःजीवी कीट निवारण की वजह से होती है, क्योंकि बच्चों को उनके माँ के पेट से ही जो है वो कीड़े ट्रांसफर हो जाते हैं। इसलिए जब माँ गाय या भैंस है तो उसको लास्ट जब प्रेगनेंसी के 3 महीने हैं उसमें अंतःजीवी कीट निवारण दवा दे देनी चाहिए, जिससे कि उसके बच्चे के पेट में जो कृमि हैं, अंतःजीवी कृमि हैं, उनका संक्रमण ना हो और वो स्वस्थ बच्चे पैदा हों। उसके पश्चात जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले ये देखने की बात है, जन्म से हम बात करें अगर, तो जब बच्चा पैदा हो तो ये कोशिश करनी चाहिए पशुपालक भाइयों को कि बच्चे को जमीन में ना गिरने दे, सबसे पहले टोकरी में उसको ले लेना चाहिए। बच्चा पैदा, नवजात को पैदा होने के जस्ट उपरांत के तुरंत बाद
उसको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो अगर हम टोकरी में ले लेते हैं तो जमीन में ना गिरने पाए। जमीन में ना गिरने के बाद उसको सबसे पहले उसको किसी कपड़े से या टाट की बोरी वगैरह से पोंछ देना चाहिए, जिससे कि उसकी श्लेष्मा जो उसके शरीर पे मुख, नाक या जो थूथन है वहां से हटा देना चाहिए। उसके बाद पड़िया को चाहिए कि उसकी माँ के द्वारा उसको चाटने देना चाहिए। अगर गाय या भैंस अपने बच्चे को नहीं चाटती है तो पशु, जो नवजात पशु है, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल देना चाहिए, जिससे कि गाय उसको चाटने लगे। चाटने के दूसरे फायदे ये होते हैं, ज्यादातर पशु अपने बच्चों को चाटते हैं, चाटने से उनके पशु का शरीर सूख जाता है, और चाटने से दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उनका रक्त संचार ठीक से होने लगता है। और बच्चा, ये चीज ध्यान देने की बात है, जब नवजात हमारा पैदा हो तो ये देख लेना चाहिए कि पशु ठीक से सांस ले रहा है नवजात की नहीं। अगर वो नहीं लेना चाहिए तो नहीं ले रहा है सांस ठीक से, तो पशुपालक को ये चाहिए कि अपने मुंह से बच्चे के मुंह में, जो नवजात है उसके मुंह में सांस देनी चाहिए, जिससे कि उसकी सांस अगर कहीं रुकी है तो वो चालू हो जाए। कृत्रिम सांस देना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, ये आपने बात बताई कि बच्चे के पैदा होने के पूर्व क्या ध्यान देना चाहिए और बच्चे के पैदा होने के बाद क्या ध्यान देना चाहिए। हम इसमें एक अहम प्रश्न जोड़ना चाहते हैं कि बच्चा पैदा होने की जो बात है, ये ज्यादातर क्या होता है कि गांव में जो किसान होते हैं वही खुद ही जो है बच्चा पैदा कर लेते हैं जानवर से, तो क्या ये सुरक्षित है कि डॉक्टर को बुलाना जरूरी है? नहीं, अगर किसी कारणवश किसी पशु में तकलीफ है तब तो डॉक्टर को बुलाना चाहिए, नहीं तो डॉक्टर नॉर्मली जो है नॉर्मल बच्चे पैदा हो जाते हैं। ऐसा कोई अति आवश्यक नहीं है कि कोई पशु चिकित्सक की उपस्थिति में बच्चे पैदा हो। नॉर्मल केस में पशु अपने आप अपनी क्षमता के अनुसार वो बच्चे को जन्म दे देता है। मतलब जन्म देने के उपरांत की बात यह है कि उसको जो मुख्य बातें हैं देखभाल की अगर हम बात करें तो जन्म के तुरंत बाद ये सफाई करने के बाद उसकी नाभि को 1 इंच की दूरी से काट देना चाहिए, किसी साफ सुथरे ब्लेड से, डेटॉल या उबली हुई सुई से साफ करके काट देना चाहिए उसको। और काटने के बाद उसमें नाभि में टिंचर आयोडीन या डेटॉल या सेवलान वगैरह या पोटेशियम परमैंगनेट लगा देना चाहिए, जिससे कि पशु के, नवजात पशु को इन्फेक्शन ना हो। उसके तुरंत बाद पशुपालक को यह चाहिए कि आधे घंटे के बाद जो नवजात शिशु है उसको खीस पिला देना चाहिए। खीस से क्या होता है कि खीस पिला देने से उसको विटामिन, मिनरल्स, एंटीबॉडी उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और जो नवजात है उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। इसलिए इस बात का मुख्य ध्यान देना चाहिए कि जन्म के आधे घंटे के उपरांत उसको खीस पिला देना चाहिए, जिसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो जरूर पिला देना चाहिए। जी, मतलब बच्चे के लिए तो ये अमृत का काम करता है। बच्चे के लिए अमृत का काम करता है। उसके तुरंत पश्चात उसकी सफाई का, अगर पशु का बच्चा नवजात खड़ा नहीं हो सकता है तो खड़े होने में उसकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद उसको विभिन्न प्रकार के दूध, जैसे एक चीज और ध्यान देना चाहिए कि ये खीस जो हम पिलाते हैं ये उसकी पूरे जीवन में उसको काम आती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ाती है। इसको 4 दिन तक जो पशु का भार है, ज्यादातर जो नवजात शिशु होते हैं उनका 18 से 20 किलो का भार होता है, तो भार के 10वें भाग के बराबर इनको खीस देना चाहिए और 4 दिन तक खीस देना चाहिए। उसके बाद इनके खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे शुरू के पहले हफ्ते तक तो खीस हम 4 दिन तक दिलेंगे। उसके बाद पहले हफ्ते के बाद माँ के दूध के साथ साथ 50 ग्राम माँ के दूध के साथ साथ 50 ग्राम हरा चारा इनको दे देना चाहिए। दूसरे सप्ताह में 50 ग्राम माँ के दूध के साथ 100 ग्राम हरा चारा, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इनका चारा निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए। जन्म के 21 दिन पे उसको हमको अंतःजीवी कीट निवारण दवा दे देनी चाहिए 21 दिन के बाद। फिर उसके बाद हमको 40 दिन पे, फिर उसके बाद हमको 50 दिन पे अंतःजीवी कीट निवारण दवा पिला देना चाहिए। क्योंकि दवा पिलाने में एक बात का और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि माँ के पेट से ही इसको अंतःजीवी कीट ट्रांसफर हो जाते हैं। और ये देना चाहिए कि इसमें दवाएं जो हम दें, एल्बेंडाजॉल, फेनबेंडाजॉल, मेनबेंडाजॉल, इन 3 समूहों की दवा दें। दवा देने में एक विशेष बात का ध्यान ये रखना चाहिए कि जो हम पहली खुराक जो देते हैं 21 दिन पे अंतःजीवी कीट निवारण दवा, उसके बाद जब हम दूसरी खुराक देते हैं, उसके बाद तीसरी खुराक देते हैं, तो दूसरी और तीसरी खुराक में दवा को बदल देना चाहिए, जिससे कि वो ठीक ढंग से प्रभावी हो जाए। इसके उपरांत इनके बाद 1 महीने के बाद जब हम इनको आहार देते हैं, क्योंकि जो पशु का जो नवजात शिशु है इसका 3 महीने का जो पीरियड है ये इसकी ग्रोथ में बहुत सहायक होता है। इसके जो ग्रोथ होगी उसी के हिसाब से उसका आगे का भविष्य, उसका ब्यांत वगैरह सारी चीजें निर्भर करेंगी। तो जो खास तौर से जो नवजात का जो आहार है उसमें हमको ये कोशिश करना चाहिए, मक्के की दलिया 40 भाग, गेहूं का चोकर 30 भाग, खनिज लवण मिश्रण 1 भाग, नमक 1 भाग, इस तरीके से मिश्रण बना करके उचित मात्रा में हमको देना चाहिए। तो देने से लगभग 200 से 300 ग्राम वृद्धि प्राप्त होती है
अगर हम इस तरह से इनको संतुलित आहार अपने पशुओं को देते हैं। और इसका जिसके जीवन पे असर ये पड़ता है कि समय से पशु गर्मी में आएगा, जब उसकी अवस्था होती है 18 से 24 महीने, या अगर संकर नस्ल का पशु है तो और कम में, तो ये आहार ही उसके जीवन का एक आधार बनता है। डॉक्टर आपने बातचीत में ये बताया कि 1 महीने बाद जो आहार देना शुरू करना चाहिए, 1 महीने तक दूध देते रहे माँ का। तो जो किसान लापरवाही बस अगर 1 महीने के पहले आहार देने लगते हैं तो उसमें क्या नुकसान होगा? नहीं, आहार देना चाहिए। आहार तो दूसरे तीसरे सप्ताह से ही दे देना चालू चाहिए। माँ के दूध के साथ साथ देना चाहिए, धीरे धीरे माँ का दूध छुड़ाना चाहिए और आहार देते रहना चाहिए। और मुख्य बात यह है कि जब भी हमारा पशु, यह है कि अंतःजीवी कीट निवारक दवा, बाह्यजीवी कीट निवारक, नवजात में जो मृत्यु दर देखा गया है कि भैंस के बच्चों में मृत्यु दर ज्यादा होता है वनस्पत गाय के बच्चों में। तो उनका मुख्य कारण जहां तक देखा गया है कि ये जो अंतःजीवी कीट निवारक दवा है, इसी की अंतःजीवी जो कीट हैं इनकी वजह से होता है। क्योंकि होता है कि बच्चा पैदा होता है और माँ के पेट से जब उसको कीड़े ट्रांसफर होते हैं तो उनकी आंत में जकड़े रहते हैं, और जैसे जैसे हम बाहर से जब आहार देना चालू करते हैं तो जो अंतःजीवी कीट हैं वो विकसित हो जाते हैं और पशु की आंत को चूस लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। इस मृत्यु दर को रोकने के लिए अंतःजीवी कीट निवारक दवा का प्रयोग देना चाहिए। उसके उपरांत जो बाह्य परजीवी कीट हैं उनका भी, जैसे किर्लोस कार्बोनिम है, इसका छिड़काव कर देना चाहिए जहां पे पशु को बांधते हैं, नवजात पशु को, और नवजात पशु को बड़े पशुओं से अलग बांधना चाहिए। और ये ध्यान देना चाहिए कि जहां पे हम दवा का छिड़काव करें वो पशु जो नवजात है वो उसको चाटने ना पाए, नहीं तो उसकी मृत्यु हो सकती है। निश्चित तौर से हमारे किसान भाई यही ध्यान रखेंगे और अपने पशुओं को और उनके बच्चों को स्वस्थ रखने में हर तरीके से उनकी मदद होगी। डॉक्टर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों या पशुपालकों, क्योंकि आप ही पशुपालक हैं, आप ही किसान हैं हमारे, अगर आप इन नियमों को ध्यान रखेंगे तो आपके जो नवजात बच्चे हैं वो निश्चित तौर पर स्वस्थ रहेंगे। खेतीबाड़ी की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान एवं उपग्रह से प्राप्त चित्रों के विश्लेषण के अनुसार 2 से 5 फरवरी तक जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा, वहीं पूर्वांचल और लखनऊ के आसपास तापमान में गिरावट आएगी। इस तरह सप्ताह लखनऊ एवं आसपास के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 23 से 24 और न्यूनतम तापमान 10 से 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 2 फरवरी को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और 13 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है और आर्द्रता 41% तक रहने की संभावना है। जबकि 3 फरवरी को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है तथा 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है और आर्द्रता 38% तक रहेगी तथा 4 फरवरी को अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा, जबकि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और 17 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है तथा आर्द्रता 39% रहने की संभावना व्यक्त की गई है। 4 फरवरी को तापमान वैसा ही बना रहने की संभावना है, हवा 9 किलोमीटर की रफ्तार से चलने की तथा आर्द्रता 41% रहने की संभावना है। इस दौरान पूरे प्रदेश में धूप तो निकलेगी, लेकिन 5 फरवरी को मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में घने बादल छाए रहने की संभावना है। तो किसान भाइयों, ये थे आज के मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ शुक्रवार को हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।